अस्सलाम वालेकुम। आपको प्रोग्राम हर फिराज में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जमील फारूकी और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार जनाब औरिया मकबूल जान साहब। नाज़रीन, ऑगस्टा आबदोज स्कैंडल, साबिक फ्रांसीसी सदर निकोलस सरकोजी तहकीकात के बाद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको यहां पर यह भी बता देते हैं कि ऑगस्टा आबदोज स्कैंडल से पाकिस्तान का बराह रास्त ताल्लुक रहा है। अब निकोलस सरकोजी तो पकड़े गए हैं, पाकिस्तान के जिम्मेदार आखिर कब पकड़े जाएंगे, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में औरिया साहब से इसी पर बातचीत करेंगे। औरिया साहब, ये ऑगस्टा आबदोज स्कैंडल है क्या? पाकिस्तान के कौन कौन से लोग मुलव्वस हैं इसमें, कुछ बताइएगा। देखिए, ये मतलब आसिफ अली जरदारी के जमाने का बहुत बड़ा स्कैंडल है। एक बेसिकली डिफेंस डील थी जिसमें हमारे एक नेवी चीफ जो थे एडमिरल मंसूरुल हक साहब, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे कि जिनको जब मुशर्रफ दौर आया है तो जनरल अमजद जो थे वो नैब के सरबराह लगे थे और उन्होंने बाकायदा उसको अमेरिका में गिरफ्तार करवाया था। और अमेरिका में वो कोई 8 बाई 8 फुट के कमरे में बंद था और उसको फिर यहाँ लाया गया, एडमिरल मंसूरुल हक। जी जी, अच्छा। और उसको फिर यहाँ लाया गया, यहाँ पर उसको सियाला रेस्ट हाउस में रखा गया, फिर उसका प्ली बार्गेन की गई और फिर अरबों का डॉलर का जो करप्शन थी उसके अंदर पता नहीं कोई 20% ले लू के उसको छोड़ दिया गया। ये वही सूरत हाल है कि जिसके अंदर आप उनके जो फ्रेंच इंजीनियर जो थे वो भी मारे गए थे 2002 में। जी, उसकी बेसिक वजह ये थी कि बेसिकली फ्रेंच लॉ एक तवील अरसे तक ये कहता था कि पाकिस्तान में अगर आप किसी पाकिस्तान के हुक्मरान को या पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट को अगर आप रिश्वत देते हैं तो वो आप रिश्वत आप शो कर देंगे वहां पर, जी ठीक है, उसके अंदर किक बैक के तौर पर, उसको कहते हैं पी फैक्टर। ठीक, तो उसका आपको टैक्स हॉलिडे मिलती है। जैसे सागदार साहब ने ज़कात ज़कात दे के टैक्स हॉलिडे लिया ना कि मैंने इतनी ज़कात दे दी, मैंने सारा मुनाफा ज़कात पे खर्च कर दिया। हमारे बड़े बड़े लोगों का काम यही है कि सारा को वो जी मैंने ज़कात दे दी, अब मुझे पैसा मुनाफा बचेगी नहीं तो मैं टैक्स क्या दूंगा, तो वो इस तरह कर लेते। तो वहां पर वो कहते हैं पाकिस्तानियों को हमने रिश्वत दे दी और उनको टैक्स हॉलिडे मिल जाती। असल मसला ये नहीं था कि टैक्स हॉलिडे को तो लॉ के अंदर ठीक था, सरकोजी के लिए था कि उसने उस पैसे को इलेक्शन कैंपेन में यूज किया वहां पर। पाकिस्तान में कैंपेन में यूज नहीं किया, पाकिस्तान ने अपनी जाती उसके अंदर उसको बिल्टअप कर, ये बहुत ज्यादा बिल्टअप हो गया था कि जब वो शेरटन होटल के करीब उस पर हमला हुआ था और पहले वो दहशतगर्द हमला के बारे में सब रुका, लेकिन उसको दहशतगर्दी के ऊपर ब्लेम गया था। उसके बाद फिर अलकायदा की सूरत उस वक्त नहीं थी, लेकिन दहशतगर्दी की फिर उनको पता चला कि बेसिकली उनको इसलिए मारा गया था कि उनको किक बैक के पैसे नहीं मिले थे पूरे। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल उठा। तो इसके अंदर असल में उस जमाने के लोग बहुत शामिल हैं और अमूमन कि जनाब वो जी 11 साल हमने जरदारी साहब को जेल में रखा और अभी तक कुछ साबित नहीं हो सका, ये वो लगता मुझे ये है जी कि नवाज शरीफ साहब के बाद अब मकाफात अमल जो है वो सबका आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगा। जिस शख्स ने भी इस मुल्क को लूटा है अब उसका मकाफात अमल आने वाला है, क्योंकि इस रीसेंट सिनेरियो के अंदर जी अब कोई रास्ता रह नहीं गया कि आप कानून की भूल भुलैयों में और मुशगाफियों में छुपे। मतलब जो सबसे बड़ा स्कैंडल था पाकिस्तान का, जिसको वो आप कहते हैं अपना सरे महल का स्कैंडल, और उसके बाद जो टेक्ना वाला रेफरेंस था, उसमें आपने मेडिकल सर्टिफिकेट्स में छुपा है शुभा रजाई साहब जी, ये पेश नहीं होना, ये नहीं होना, मुझे डिमेंशिया हो गया तो मुझे वे हो गया तो मुझे ज़हनी तौर पर इख्तिलात हो गया, पता नहीं क्या क्या कुछ हो गया था। ये सारे के सारे लोग जो थे ये कानून यही करते रहे। ये अपना क्या नाम है अपना नवाशी वगैरह भी ये टाइम बार्ड है। ये चीज साहब के बारे में क्या ख्याल है सर? देखिए, मुशर्रफ का इशू है आर्टिकल 6 का। आर्टिकल 6 इज समथिंग डिफरेंट। आर्टिकल 6 है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, ठीक है, कि आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को आपने उतारा। अमूमन लोग जो है मुशर्रफ के साथ एक बात कर लेते हैं, उसकी जस्टिफिकेशन नॉन जस्टिफिकेशन। जैसे हमीद गुल साहब कहते थे कि मुझे बुलाओ अदालत में, बताओ मैंने IAI क्यों बनाई, इस मुल्क के लिए जरूरी थी। इसलिए मुशर्रफ कल को कहता है इस मुल्क के लिए ये रीजन थी, मैं तब मैंने मार्शल लगा। वो है एक इशू, वो है डेमोक्रेसी को उसने ड्रिल किया, खत्म किया, वो है ना Whatever it is, sir, मुशर्रफ पे कौन से मुशर्रफ पे जो लगता है वो ये है। मुशर्रफ पे क्या लगते हैं जी, उस पर कोई नहीं बोलेगा, बड़े बड़े नहीं बोलेंगे। कियानी साहब के भाई का मैं बताता हूं कौन नहीं बोलेगा, मुशर्रफ पे बोलेंगे नहीं जामे हादसा वाले मामले में।
नहीं बोले। सारों का अमेरिका नाराज होता है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में, बुकटी के मामले में जी कोई नहीं बोलेगा। बोलो ना, इंसानों को बोलो आसमा जहांगीर को कहे, मुशर्रफ कहे जामा अफसा का मुकदमा चलाए। जो जमहूरियत के जो चाचे मामे बनते हैं कोई नहीं बोलेगा। सर डीएचएस कैनी साहब के भाई का उसको वो तो केस चल रहा है यार। अच्छा, वो तो केस चल रहा है, कैनी साहब के भाई का है ना जी। जब क्या नहीं आएगा देखा जाएगा। मतलब बहस ना किया करो ना। अच्छा हाँ, सिंपल सी बात है। देखो ना मुशर्रफ का भी मंतक जो है ना वो नवाज शरीफ वाला मंतक है। अच्छा बिल्कुल। ओ भाई जिस वक्त आप जस्टिफाई करते थे, आपने ज़िया को जस्टिफाई किया, ठीक है, आपने बेनजीर की गवर्नमेंट को टॉपल करने को गुलाम साहब को जस्टिफाई किया जी, आपने फिर बेनजीर की गवर्नमेंट में फारूक लगारी। ये वो इशू है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के इशू जिसमें आप कहते हैं कि यार जमहूरी निजाम को खत्म कर दो वरना हालात मुल्क के खराब हो। एक कहता नहीं आमरीत को खत्म कर दो। मुशर्रफ पे जिन केसेस पे मैंने उसको उम्मत मुसलमान का मुजरम एक बहुत बड़ा कॉलम लिखा था। मैंने कहा था ये पाकिस्तान का मुजरम नहीं है, ये उम्मत आप चलाएंगे मुकदमा, आपको आ जाके आर्टिकल 6 मिला, आप जामिया अफसर मुकदमा कराना नहीं चाहते क्योंकि आप सबको शरीक हो उसके अंदर, आप सब लोगों ने कत्ल किया हुआ है। आप अकबर रूटी का मुकदमा नहीं चलाना चाहते, कोई तो डायरेक्ट मुकदमा है। जितनी गुफ्तगू मॉडल टाउन पे होती है उतनी जामिया अफसर भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो असल मसला यह है कि चलाओ मुकदमे सरकोजी साहब, लेकिन ये जो एब्सर्ड चीजें हैं ना जी, आर्टिकल 6 जुल्फकार भुट्टो ने डाला था, क्या हो गया? आज तक किसी के तहफ़्फ़ुज़ कर सका अपने आइन की? जो आइन खुद अपने आप की तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, उस आइन की झंडे फुरेरे नहीं लगाने चाहिए, अब्सर्ड गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। सरकोजी साहब तो पकड़े गए, क्या पाकिस्तान में कभी इस तरह की तहकीकात हो सकेंगी? अब वो स्टार्टअप हो चुका है उस चीज का, आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरा ख्याल है कि सिचुएशन बनती जा रही है। अच्छा, इसके बगैर चारा नहीं। जिसने अपनी जिंदगी में पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है, खा वो सियासतदान है, खा वो ब्यूरोक्रेट है, और खा वो जर्नैल है। जर्नैल दो तरह के होते हैं, एक जर्नैल होता है जिसने पब्लिक ऑफिस होल्ड किया होता है, हाँ जी, एक वो जर्नैल जो कि सारा दिन जो बैठ के जिसने पूरी जिंदगी खुडेलैंड पोस्टिंग ली, ठीक है, और वो बंदूकें गिनता रहा, हाजिरियां लगाता रहा, ऐसे लोग हैं मुद्दतों जिन्होंने, मतलब एक कर्नल जो है वो और एक मेजर जो है, ये सारे हैं वो आर्मी के, उसके अंदर अब सारा दिन सुबह सवेरे उठते हैं और परेड कराते हैं, शाम को अपनी छोटी सी गाड़ी लेके निकल के, वो बिल्कुल और है। इसी तरह एक पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी में तो 20-22 लाख लोग तो होंगे, लेकिन एक शख्स जो कि सुबह सवेरे उठता है, टाइप करता है, वो तो ब्यूरोक्रेट है, सिविल सर्वेंट है ना, वो नहीं, उसको गाली मत दो। वो जो बेचारा साहब की पीए जो उसकी कॉलेज में थक जाता है, मुझे बड़ा तरस आता है उन लोगों पे कि जिनकी आंखें बेचारों की चली जाती हैं सारा दिन टाइप करते करते, फाइल उठाते होते, ये करते करते, ठीक जिंदगी अपनी छोटी मोटी गुजार लेता है, आखिर में पेंशन लेके घर पहुंचता है। वो नहीं, द पीपल हु हैव डन द क्राइम, वो उन जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स जी, जो अपने आप को ब्लू ब्लड समझते हैं, जो टॉप पुलिस के ऑफिसर्स हैं, जिन सबका यौम हिसाब आना चाहिए। पॉलिटिशियंस, और अब आप ये कहें कि एक बंदा जो कि सारी जिंदगी जिसने लई से अपना नवाज शरीफ के इश्तिहार लगाए हैं, ठीक है, और जिसने उसका झंडा उठाया है जी, वो भी सियासतदान कहेगा मैं भी सियासत हो जी, असद भी सियासतदान है। मोरी सर तहकीकात होती है तो वो कहते हैं सियासत खतरे में है, जमहूरियत खतरे में है, हुकूमत खतरे में है। ये जो अब्सर्ड है ना जी, कि मुझे मारा गया तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, तो मुझे मारा गया तो ये हो जाएगा, तो फिर तो सबसे जिसने अयूब खान के खिलाफ मूवमेंट चली, पाकिस्तान आलमी मंजरनामे पे, इंटरनेशनल बुक्स ऑन द डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पे सिर्फ एक दफा उभरा है, वो अयूब खान के ग्रीन रेवोल्यूशन में उतरा है। इसका मतलब है जिसने भी अयूब खान के खिलाफ मूवमेंट चली थी वो गलत था? नहीं, उसूली तौर पर वो ठीक था, हम तो ठीक समझते सबको, हम तो जिसने उसको टॉपल किया वो भी ठीक था, इसलिए कि ये प्रिंसिपल्स के इशू है। आप क्राइम पे जाते नहीं हो, आप एक देवालाई सूरत हाल, आर्टिकल 6 उसने ये किया, उसने ये किया। अच्छा, अब जिस चीज की तरफ मैं आज लाना चाहता था, आपने बातें और तरह की कर दी, पता नहीं किसकी ईमा पे आप उस तरफ ले गए। मुझे रोज मैं सुनता हूं ना जी जी, वो मुशर्रफ, ओ भाई मुशर्रफ को लाओ, जिस केस में लाने उस पर लाओ, किसी के बाप की जरूरत नहीं है वो लेके आए इसको। सर यही तो कह रहा हूं, क्यों जरूरत नहीं है? इसलिए खुद यार क्यों जरूरत नहीं है? जो खुद काला कोट पहन ले फौज के कहने के ऊपर, अभी 2 साल पहले
पनामा उसके मेमो गेट में, और जनरल कियानी के साथ जाके वहां हाजिर हो जाए अदालत के अंदर, उनमें कोई गैरत शर्म होगी कि वो शर्म मुकदमा चलाएंगे? यही तो कहलवाना चाह रहा था मैं आपसे। अब अगले मौजू की तरफ चलते हैं। ये गैरतमंद लोगों के अंदर होता है। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, जो अपने इख्तियार के लिए इस हद तक गिर जाए कि वहां जाके उस वक्त तो पाकिस्तान का मसला आ जाता आपके साथ, और उसी जरदारी के साथ आप बैठ गए आप खड़े हो गए। ये जो रहमान मलिक है जो केस लेके पहुंचा है, ये 5 साल वजीर दाखिला रहा है। ये 5 साल वजीर दाखिला नवाज शरीफ को हथकड़ी लगा सकता था इसी केस के ऊपर, फाइल लेके बेगल बैठे, और चौधरी ने सर मेरे पास ये है, मैं ये कर सकता हूं, मेरे पास ये है, मैं ये कर सकता हूं। ओ भाई करो। ये 400 लोग जो पनामा गेट के हैं, ये तो नवाज शरीफ की वाजदात को दुआएं देते हैं, रोज दाता साहब देगे चाहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है पनामा में नवाज शरीफ का नाम आ गया, हम बच गए। वरना तो अगर नवाज शरीफ ईमानदार होता तो सबसे पहले इन 400 के ऊपर एक्शन लेता। अच्छा सर, इस सारे मामले पर कमर्शियल के बाद हम बात करेंगे, बालफोर डिक्लेरेशन पे बात कर लेते हैं। आज तकरीबन 100 साल मुकम्मल हो गए हैं जी एक ऐसे इवेंट की कि जिसने पूरी दुनिया के नक्शे को बदल के रख दिया। 1917 में बालफोर डिक्लेरेशन आया था जी। यहूदियों ने एक मुआहदा किया था वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी के साथ। हमारा एक बेसिकली अकीदा, बेसिकली मेरा जो कुरान के हिसाब से पढ़ने से, जो इकबाल ने भी उस जमाने में कहा था कि खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हल्फे यंसलून। मैं बुनियादी तौर पर समझता हूं कि जो यहूद और नसारा हैं ये पूरी 2000 साल तक मार खाते रहे हैं, एक दूसरे को मारते रहे, बल्कि यहूदी मार खाते रहे, ईसाइयों ने मारा है, बड़ा बुरी तरह मारा है। लेकिन 1916 से पहले 1896 में उनका वो आया है, प्रोटोकॉल ऑफ ज्यूज आया है, जिनमें उन्होंने कहा कि अब नहीं मार खाने, अब हम खड़े हो जाएंगे। सही। तो उन्होंने फिर आखिर में वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी के साथ मुआहदा किया। उस मुआहदे के अंदर से एक चीज पैदा हुई थी, इसको हम कहते हैं मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जिसको मॉडर्न सेकुलर सिविलाइजेशन कहते हैं। 1920 के इर्द गिर्द सब कुछ हुआ है। पासपोर्ट का डिजाइन भी 1920 में आया है। 1920 में ही आपकी पेपर करेंसी एस्टैब्लिश हुई है। 1920 में नेशन स्टेट्स आई हैं। 1920 में डेमोक्रेसी आई है। 1920 में वुमेन राइट्स, सारा कुछ इस जमाने में शुरू। ये सारी तहजीब जो है उसके अंदर से 1917 के अंदर बालफोर डिक्लेरेशन आया था। वो बालफोर डिक्लेरेशन था कि दुनिया में पहली दफा तमाम सेकुलर एस्टैब्लिशमेंट्स ने कहा था कि दुनिया में बसने वाले तमाम यहूदी एक कौम हैं, नस्ल की बुनियाद पे नहीं, मजहब की बुनियाद पे। एंड दे हैव ऑल देयर राइट टू गो बैक टू देयर प्रॉमिस्ड लैंड। तो उनको यरूशलेम में वापस जाने का पूरा हक हासिल है। उसके ऊपर बेसिकली फिलिस्तीनियन लॉबी जो है उसने एक फंक्शन किया। मेरा ख्याल है अगर हमारे पास वो है जी, एक क्लिप है हमारे पास, वो हम दिखा देते हैं। जी दिखाइएगा। The Palestine Expo, dubbed as Europe's biggest ever event on Palestine, launched on Saturday in the heart of London, right on the doorstep of the Houses of Parliament. Senior British Conservative lawmaker and staunch supporter of Israel, Sajid Javid, had threatened to cancel the major pro-Palestine event. This year is 100 years since Balfour signed his declaration in which he gave away Palestine, which did not belong to the British government, as a Jewish homeland. And I think that was a great injustice that was done, and we brought these people to condemn that and to get the British government to apologize to the Palestinians for the crisis that they create. जी और उसे कहा कि बेसिकली ये बरतानिया ने बुनियादी तौर पे कहा था कि जनाब इसराइल जो है उसको हम होमलैंड लेके देंगे। और लॉर्ड्स ऑफ अरेबिया जो था ये बहुत 37 साल की उम्र में फौत हो गया था। लॉर्ड्स ऑफ अरेबिया वो शख्स है कि जिसने बाकायदा जाके तुर्की में आके दीन पढ़ा था, इल्म हासिल किया था, बाकायदा अरबी बोल लेता था, सब कुछ कर लेता था। एक बहुत बड़ा जासूस है MI6 का। और उस शख्स को उन्होंने भेजा था वहां हिजाज में। अच्छा। वहां पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानदान से आले रसूल में से एक शख्स बहुत बड़ा आदमी शरीफ मक्का, उसको उसने कायल किया था कि तुम्हारी तो बादशाह, तुम खड़े हो जाओ मुसलमान। और वो बेचारा उसके अंदर आ गया। उसके 3 बेटों को उन्होंने फिर बादशाह, और उसने बाकायदा बंदूक चला के मुसलमानों की खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ आके ऐलान किया था खड़े होने का। और फिर उसके बाद फिर उन्होंने नजदियों को बाद में खड़ा किया, तो उन्होंने शरीफ मक्का को भी उड़ा दिया। फिर उसके बाद उन्होंने जो फैसल था उसका इराक वाला, उसको भी उड़ा दिया। सबके साथ ऐसे ही होता है, जो गद्दार होते हैं ना उनके साथ कभी भी ठीक नहीं किया जाता। इसने जो बात की है ना कि बरतानिया ने बेसिकली उस हिस्से को तकसीम इसलिए किया था कि उन्होंने यहूदियों से वादा किया था कि हम तुमको फिलिस्तीन में वापस लेके जाएंगे। तो अब वहां पर बरतानिया में ये एक किस्म का फिलिस्तीनी लॉबी ने एहतजाज किया है
और बड़ा सक्सेसफुल हुआ है। तो आज 100 साल के अंदर ये जो दुनिया तब्दील हुई है, इंशाअल्लाह लजीज हम मंडे का जो प्रोग्राम है इस पूरे 100 साल के ऊपर करेंगे। बाल्फोर डिक्लेरेशन के बाद इस दुनिया में कितने कत्ल हुए और कैसे कितना जुल्म हुआ जी, कितनी बर्बरियत हुई, कितने मुसलमान मारे गए और कितने मुसलमानों के घर उजड़े और कितने मुसलमानों के मुल्क उजड़े और किस तरह मुसलमानों को तकसीम किया गया। एक इतनी सी जिसे कहते हैं ना, लाहौर से भी आधी फलस्तीनी रियासत कायम करने के लिए उन्होंने इस दुनिया के ऊपर से कम 50 करोड़ के करीब बंदा मारा। ओह माय गॉड। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे JIT रिपोर्ट की, पनामा का हंगामा, उसके बाद नून लीग की शोहरत और यह मिसरा के बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। अब बदनामी इंटरनेशनल लेवल तक जा पहुंची है, कैसे? एक ब्रेक के बाद। दुनिया भर में तमाम बड़ी जुबानों को लिखने के लिए मुतअद्दद और बाज़ औक़ात सैकड़ों रस्मुल ख़त इस्तेमाल किए जाते हैं। कंप्यूटर के ईजाद के बाद इन तमाम रसूमुल ख़त को डिजिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया। अंग्रेज़ी का एक रस्मुल ख़त, जिसे कैलिब्री का नाम दिया गया है, अपनी खूबसूरती और सादगी के लिए मशहूर है। लूकस डी ग्राट नामी एक डिज़ाइनर ने सन 2002 में इस ख़त को ईजाद किया और मार्च 2004 में इस रस्मुल ख़त को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को फ़रोख्त कर दिया गया। माइक्रोसॉफ्ट इस खत को अपने जदीद तरीन ऑपरेटिंग सिस्टम विस्टा का हिस्सा बनाना चाहती थी। विंडोज़ विस्टा कई सालों से तैयारी के मराहिल में थी। 2006 के आगाज़ में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को खालसतन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को इस्तेमाल के लिए दिया गया ताकि इसे परख कर वो इसमें मौजूद खामियों की निशानदेही कर सकें। बाद-अज़ां 6 जून 2006 को ये नामुकम्मल ऑपरेटिंग सिस्टम अवाम के सामने पेश किया गया, लेकिन इसकी बाकायदा फ़रोख्त 30 जनवरी 2007 को शुरू की गई। मरियम नवाज साहिबा की जानिब से नीलसन और नेस्कॉल कंपनी की ट्रस्ट डीड के जो कागजात अदालत उज़्मा और बाद-अज़ां JIT के सामने पेश किए गए, इनमें यही रस्मुल ख़त यानी कैलिब्री इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से एक बरतानवी फॉरेंसिक कंपनी के हवाले से JIT के मेंबरान ने इस्तदलाल किया कि यह कागजात जाली हैं। इन कागजात पर लिखी तारीख के मुताबिक इन्हें 2 फरवरी 2006 को तैयार किया गया था। एक ऐसा रस्मुल ख़त जो जनवरी 2007 से पहले आवाम को दस्तयाब ही नहीं था, 1 साल पहले कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए लामहला ये कागजात कम अज़ कम जनवरी 2007 के बाद तैयार किए गए। एक मुआसर रोज़नामे ने जब इस फ़ॉन्ट के खालक से रब्ता किया तो उन्होंने भी यही दलील पेश की जो बरतानवी तहकीकाती अदारे और JIT ने दी है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के चंद रहनुमाओं के मुताबिक मुर्ग की सिर्फ एक ही टांग है। बड़ी दानिशवरी की है उन्होंने और कहा कि मैडम मरियम का ट्रस्ट जाली है, इसलिए कि कैलिबरी के फांट में आया हुआ कैलिबरी 2007 में था। और मेरे भाई 5 साल के बच्चे को गूगल में देख ले कि ये अगस्त 2004 में बना हुआ है। ये हालत है, इन्होंने मरियम नवाज को बेनिफिशियरी ओनर बना दिया उन फ्लैट्स की, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि क्यों जी वो को कह रहे हैं को कैलिबरी फोन है जी, वो तो आया 2007 में जी, उन्होंने 2006 की डेट डाली हुई है। वो कहते हैं वो फोन जिसपे वो ट्रस्ट डीड लिखी गई वो था ही नहीं। इतनी आप मेहनत करते रहे, कभी आप लंदन जाते रहे, कभी दुबई जाते रहे, गूगल करके आधे मिनट में देख लें वो फोन कब से आया हुआ है इस मार्केट में। बात यहाँ तक पहुँची कि बयानात से आगे बढ़कर विकिपीडिया पर मौजूद कैलिब्री फ़ॉन्ट के सफ़े को तब्दील करने की इतनी दफ़ा कोशिश की गई कि विकिपीडिया इंतज़ामिया ने इस सफ़े पर मौजूद मालूमात की सेहत को महफूज करने के लिए इसकी तब्दीली पर पाबंदी लगा दी। अब कंप्यूटर माहिरीन और इस रस्मुल ख़त की तारीख सब एक तरफ और इन सियासतदानों के बयानात एक तरफ। इसे कहते हैं बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। नाज़रीन, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुकी है शोहरत की यह दास्तान और कैलिब्री से शुरू होकर विकिपीडिया तक जा पहुंची है और ये सब जानते हैं। आप पर एक पहले इल्जाम था कि आप डॉक्यूमेंट टेम्पर करते हैं, आप पर इल्जाम था कि आप जाली डॉक्यूमेंट बनाते हैं, आपने उसको साबित कर दिया पूरे का पूरा।
यानी विकिपीडिया में जाए हैं जी, वहां जाके उन्होंने वहां के अब हर बंदा जाके विकिपीडिया में एडिट कर सकता है। जी हाँ, इतनी दफा उसको उन्होंने ठीक किया, उन्होंने चेंज किया, उन्होंने कहा बस अल्लाह का नाम दे, ओ बेईमानों के टोलो। उन्होंने भी तौबा कर ली। आरटीआई पूरी इसके ऊपर यार पाकिस्तान को इतना बदनाम करने का ठेका लिया हुआ है, सिर्फ एक शरीफ फैमिली की पूरी जायदाद बताने के लिए। क्या इज्जत रहेगी होगी पूरे पाकिस्तान में, जब पूरी की पूरी जो इंटरनेशनल जो भी थोड़ा बहुत माइक्रोसॉफ्ट जानता है, वो जब उससे पढ़ा होगा ये चीज कि पाकिस्तान की एक प्राइम मिनिस्टर की करप्शन को छुपाने के लिए पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम के जमहूरी नुमाइंदा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिसकी शिकस्त जो है, जिसको खत्म करने से सिस्टम डिरेल हो सकता है, उसकी करप्शन को छुपाने के लिए उसके लोग जो हैं उन्होंने इंटरनेशनल जो एक पोर्टल है विकिपीडिया का, उसके अंदर तब्दीली की। ज़ाहिर हर कोई कर सकता है, और उसको बार बार उन्होंने तस्दीक किया, आखिर उन्होंने बंद कर दिया। वो यार खुदा का खौफ किया। और फिर वो राणा सनाउल्लाह साहब कैलबरी फोन जिनको फॉन्ट का पता नहीं है, फोन है ठीक। और वो मुजफ्फरुल्लाह, अब मुझे शर्म आती है, बैरिस्टर जफरुल्लाह, मतलब बैरिस्टर डीएमजी का अफसर है भाई। जी, हमसे 3 साल जूनियर होता था, नौकरी छोड़ के फिर बैरिस्ट्री में चला गया था। वही तुम सिविल सर्विस में थे, तुम्हें चीजों को पता है, तुम्हें पता है। इस कौम को बेवकूफ बनाते हो यार, को खुदा का खौफ करो। यानी आप खुद सोचें जी कि इस मुल्क का मुझे कुत्तन कोई परवाह नहीं है, लूट मार का मुकदमा चले, नैब में चलता रहे, उसमें चलता है यार। अल्लाह तबारक व तआला ने एक ही चीज पे लानत भेजी है कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर लानत। अल्लाह कहता है कि झूठा शख्स जो है अब झूठ बोलता है तो इसकी बदबू इतनी ज्यादा होती है कि कई फरसंग फरिश्ते भाग जाते हैं। और जिस मुल्क की सैलम अफसर पे बैठे हुआ शख्स झूठ बोले और झूठ को घड़े झूठ को यार, और पूरी कौम के सामने पेश करे, और फिर ये हरकत कुछ जिल्लत और रुसवाई की कोई बात होती है। और ये साहब ये हरकतें करते the caliber in 2006 and these print should be in the hands of the other people as well। उन्होंने कहा ये था for freaks होते हैं जो चंद लोगों को देता कि देखा जाए, चेक किया जाए। यानी वो जो बंदा था ना टैप करने वाला, वो जो क्या होता है जो स्टाम्प फरोश, जी जिसने वो डीड बनाई होगी, उसने कहा अगर नहीं चंगा जैसा फॉन्ट ले आओ जरा, मियां साहब मैं ऐसी चीज लेके आऊं कि जो मार्केट में है ही नहीं। यानी कोई हद होती है यार। और सबसे बड़ी मुझे तकलीफ पता है किस बात पे हो रही है? अल कपूर होता था ना जी, माफिया का इंचार्ज, उसने जस्टिस खोसा ने बिल्कुल सही कहा था, उन्होंने सच साबित कर दिया। माफिया का अपना कारोबार होता है उसके बॉस का, और उसकी पूरी ग्रुप जो होता है उसका पूरा ग्रोह उसके कारोबार को डिफेंड करता है, बिजनेस डिफेंड, सियासत को डिफेंड नहीं करते, उसके रवैये को डिफेंड नहीं करते, उसकी शख्सियत को डिफेंड नहीं करते, और उसके कारोबार को डिफेंड। और ये सब मेरा और ये पूरे का पूरा नून लीग जो है ये डिफेंड करते करते ये इन्होंने कुछ बातें ऐसी कह दी हैं जो कि क्रेडिट में जाती हैं जेआईटी के। इन्होंने कह दिया है कि ये 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन होने वाली नहीं थी, ये 4 साल से होती रही है। मैं कहता हूं 10 साल से होती आ रही है क्रेडिट, उसकी वजह जी 10 साल से हो रही थी, हमें मान लेना चाहिए। पाकिस्तान का कौन सा सिविल सर्विस का ऑफिसर है कि जिसको आपने तंग किया हो और उसने अपने बचाव के लिए अपने कागजात, मैंने यहां इस प्रोग्राम बोलता नहीं रहा कि आपने जब टेम्पर करने के लिए आए तो जितने भी इनकम टैक्स के अफसरान थे जिनको पता था कि कल को उनके गिरबान पे आएगा, उन्होंने कागजात जमा किए हुए थे। और ये सब जेआईटी को ये क्रेडिट तो जाता है ना कि उन्होंने काम किया है, इन 2 महीने में करके दिखाया। हेड्स ऑफ टू जेआईटी, जी हेड्स ऑफ टू जेआईटी। जेआईटी ने बहुत बड़ा काम। और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ये आज की नहीं है, आपके खिलाफ जितने भी रेफरेंसेस थे, जितने भी आपने पेश हुए, जिनको आपने कभी यूं घूम के कभी यूं घूम के आपने उन रेफरेंसेस को बचाया है, वो कैसे बचाया है? और सबसे बड़ी तकलीफ थे जी कि पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की उसके पीछे बैठ के क्यों बैठते हैं? इसलिए कि इंफॉर्मेशन इश्तिहारात देता है। और सर अब इश्तिहारात की बात कर लेते हैं, मीडिया हाउसेस की बात कर रहे हैं। अब ये इश्तिहारात किस किस को मिल रहे हैं? शॉर्टली, वेरी शॉर्टली इश्तिहारात किसको मिले? अब तो आया हो गया ना जी, अब तो आया हो गया। इसका मतलब ये है, मैं आपको बताऊं, जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन होता है ना जी, ही इज नॉट स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट जी, वो इंफॉर्मेशन बेसिकली गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, पब्लिक का, स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है।
ही इज बेसिकली एन ऑर्गन ऑफ द स्टेट का हेड होता है। उसका मतलब होता है कि अवाम तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। मेरी जब बात हुई तो मैंने कहा था मैं बेसिकली ना को गलत खबर लगवाऊंगा और ना गलत खबर उतरवाऊंगा, ठीक। और मैं अवाम के पैसे से तनख्वाह लेता हूं, अवाम तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। आपके गला खराब पहुंचती है तब भी ठीक है, आपके हक में पहुंचती है तब भी। और ऐसा कमर्शियल एस्पेक्ट तो है, लेकिन क्या सारे मीडिया हाउसेज ही बिकाऊ हैं? और नहीं, खैर गवर्नमेंट का देखें, आप चलते कहां से, तनख्वाह कहां से लेते हैं? अल्लाह ही जाने। कौन बेचारा? एब्सोल्युटली राइट पॉइंट टेकन नाज़रीन। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे लाहौर में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की, एक मुलाजिम का लर्ज़ा खेज कत्ल, और उसके बाद कत्ल करने वालों ने जो राह फरार इख्तियार की है, ये सिस्टम के मुंह पर तमाचा नहीं है तो और क्या है। एक ब्रेक के बाद। लाहौर में घरेलू मुलाजिम के कत्ल का लर्जा खेज वाकया इंतहाई अफसोसनाक वाकया, और उस वाकये के बाद मुलाजिम की हलाकत हुई और उसके बाद मुलजिमान की बदहवासी, राह फरार, फिर जमानत का होना, सिस्टम के मुंह पर तमाचा नहीं है तो और क्या है। इस पर हम बात करेंगे औरिया साहब से। औरिया साहब, ये जमानत कैसे हो सकती है? ये तो नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं है। मर्डर इज नॉट बेलेबल ऑफेंस। देखिए बात सुने, मसला सारा ये है कि हमारा प्रेस भी खामोश है इस वक्त। जी नहीं, खामोश नहीं है, बहुत कम प्रेस पे हाईलाइट हुआ है, हेडलाइंस। आप मुझे बताइए कि जिस तरह वो जॉर्ज टाउन वाली बच्ची बरामद हुई थी, जी जी, ये 24 घंटे दन दन चल रहे थे, इसलिए कि एक नून लीग की एमपी, मैंने उसके अंदर एमपी इन्वॉल्व है, इसलिए अकबर मंडी में रहती है, ख्वाजा सलमान रफीक का वो हल्का है, इसलिए सारी की सारी पुलिस पीछे चल पड़ी हुई है। मुझे ये बताइए कि पुलिस की प्रोसिक्यूशन ने उसकी बेल के ऊपर खड़े होकर क्यों नहीं किया? क्या वो जज जो पकड़ा गया था आसमा जहांगीर से लेके सारे निकले थे उसके अंदर? नहीं निकले थे। किधर है वकील सारे? किधर है सारे के सारे जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट? नजर नहीं आता उनको कुछ? इंसानी जान गई है यार, इसलिए कि तुम लोगों के सियासी मफाद आता है। शायद उस एमपी को पकड़ने से सिस्टम डिरेल होने का खतरा होगा, किसी को जमहूरियत पे शबगून मारा जा रहा होगा। बच्चे की जान गई है भाई। एमपीए के फरार होने का क्या सीन है? मर्डर इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, नंबर 1 जी। उसके ऊपर पुलिस कहती है मैंने तशवीश करनी है, हम इसको पकड़ना है, आपने नहीं पकड़ा। उसके बाद उसका बयान तक रिकॉर्ड नहीं किया आपने कि जी उसकी जमानत होगी। भाई जमानत होगी, तुम जाकर उसके घर में बैठ जाओ। एक गरीब आदमी को तो उठा के, तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप सबसे पहले उसको पकड़ते हो, पकड़ के आपके पुलिस के पास बेल फॉर अरेस्ट हुई है उसकी, किस बुनियाद पे हुई है? इसलिए कि आपने कोई प्रिपरेशन ही नहीं की हुई। और आपको फुर्सत मिले, लोगों की वीआईपी ड्यूटी से फुर्सत मिले तब है ना। आप तो अब तक आपको तो प्लानिंग का ये टास्क मिला हुआ है आजकल। मैं बताता हूं जी कि कितने लोग जो है वो पीटीआई के वो जाएंगे धरने के लिए सोमवार को, उनको कैसे रोकना है। मैं पाकपतन में था एक जमाने में, सलाब ड्यूटी पे था। जी जी मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि अभी तक चीफ मिनिस्टर साहब मौजूद हैं जी। वो बेचारा एसपी और डीएसपी मेरे पर बैठे हुए, कहते सर हमने कोई 90 लोगों को पीटीआई के बंदों को पकड़ा धरने में जाने से रोकने के। कोई रेडी वाला है, कोई स्कूल में पढ़ाता है, कोई ये करता है वो करता है। कहता हम आंसू से रोते हैं यार, इनको कसूर क्या है? आपने ये टास्क मिला हुआ है, वो क्यों पकड़ेंगे इनको? वो तो सपोर्ट करेंगे। इस एमपीए को चलो कहते हैं एमपीए नहीं, उसकी बेटी है, वो बेटी है तो एमपीए बेटी तो पेश करो ना जी। घर उसका एमपीए का ही है ना। एग्जैक्टली शाहजहां, बिल्कुल ठीक है सर। लाइव कॉल देना हम शुरू कर रहे हैं, पहले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहां से? जी मेरा नाम काशान है और मैं आयरलैंड से बात कर रहा हूँ। जी जी काशान साहब, जी बिल्कुल बात कीजिए, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आप आज के टॉपिक का तो नहीं पता, लेकिन मैंने आपसे पिछले टॉपिक की बात करनी है। वो हुकूमत के डॉक्टर साहब आपके प्रोग्राम में आए थे जी 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 जी, और वो कह रहे थे कि हम कर्जे हथना बगैर सूद के कर्जे देते हैं जी जी। लेकिन सर वो मेरे 2 दोस्त गए हैं तो वो फिक्स चार्जेस कर्जे हथना पे, वो कर्जे हथना नहीं, वो फिक्स चार्जेस मांगते हैं हर किस्त के साथ।
अच्छा, फिक्स चार्जेस मांगते हैं, बगैर सूद के नहीं है वो हर किसके साथ वो कहते हैं कि हमें ये इतने % मस्त और ऊपर आप अपनी मर्जी से इस अदारे की हेल्प करने के लिए ना जो मर्जी अपनी करते हैं। अच्छा, लेकिन वो एज अ फिक्स चार्जेस भी मांगते हैं। पूछ लूंगा, बिल्कुल ठीक है, वैसे का दस्तूर में कोई नहीं है, आपकी बात पहुंच गई। मैं अमजद साकब मेरे दोस्त हैं, हम दोबारा उनको रात के लिए उनके फोन पे भी ले लेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में कि ये फिक्स चार्जेस अगर कोई है। मेरा ख्याल है नहीं, फिक्स चार्जेस पता नहीं क्यों, असल में अमजद साकब साहब बहुत जबरदस्त है। ये सब गवर्नमेंट का पैसा बीच में आया है ना, उसके को फिक्स चार्जेस शायद लगाए हो तो लगाए हो, क्योंकि जो गवर्नमेंट का शहबाज शरीफ ने उनको कुछ पैसा दिया, लेकिन पूछ लेंगे। लेकिन सर अगर फिक्स चार्जेस हैं तो क्या वो जब तक अमजद साकब में नहीं आता? नहीं, आता है ना, सूद है, लेकिन नहीं, जब तक अमजद साकब साहब वजाहत ना करें हम उस पर डिक्लेरेशन नहीं दें, बिल्कुल हम बात नहीं कर सकते, इसलिए कि उन्होंने उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है बगैर सूदी करने। राइट, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से? सर अकील बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी अकील साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर औरिया मकबूल जान साहब से मैंने बात करनी है। जी कीजिए। मैं आपका डेली प्रोग्राम देखता हूँ यूट्यूब पे रिकॉर्डेड, बिकॉज मैं ऑफिस होता हूँ, देख नहीं पाता, तो आज जरा टाइम मिला है, तो मैं एक दो सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ, मुझे उसके जवाब चाहिए, क्योंकि मैं लोगों से करता हूँ तो लोग मुझे गलत समझते हैं। तो मुझे आपकी एक तो आइडियोलॉजी बहुत अच्छी लगती है, दूसरा मेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं, आइडियोलॉजी अल्लाह उसके रसूल की, मेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं, वही ऐसे यही बिल्कुल। अच्छा, मैंने ये पूछना है कि मतलब अगर आप जिस तरह के मैं मुल्क में हालात देख रहा हूँ, जो सियासतदान वगैरह एक दूसरे पे इतनी तनकीदें करते हैं और ये सारा कुछ, अगर हम वो प्रोटोकॉल्स ऑफ एल्डर्स ऑफ जियोन पढ़े, मैंने पिछले दिनों पढ़ा, तो उसमें ये जो अभी हालात हैं, ये पॉलिटिशियंस वगैरह जो खेल रहे हैं, मुल्क में नारकी फैली हुई है, क्या ये सारा कुछ हो ही नहीं है? बिल्कुल ठीक। आज बेटा हमने जिक्र भी यही किया है, आज हमने प्रोटोकॉल ऑफ जायनिज्म का ही जिक्र किया है कि 1896 में उन्होंने प्रोटोकॉल्स लिखे थे, तमाम ये ज्यूस बड़े इकट्ठे हुए थे और उन्होंने कहा था हमने बड़ी मार खा ली, अब हमने इस दुनिया को काबू करना है और इस दुनिया के अंदर हमने अनार्की फैलानी है, उन इलाकों के अंदर इस दुनिया को हमने सेक्स का दीवाना बनाना है, इसलिए और बहुत सारी चीजें लिखी हैं, और हमने 3 चीजों पर कब्जा करना है। एक दुनिया के फाइनेंस पे कब्जा करना है, एक दुनिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे कब्जा करना है, और तीसरा दुनिया के मीडिया पे कब्जा करना है। तीनों का कब्जा है उनका। राइट, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? मलिक राशिद लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी मलिक साहब, क्या कहना चाहेंगे? ओरेजन मकबूल साहब से मैं बात करना चाहूंगा। जी बात करें। तो उनसे ये पूछना मैंने कि ये जो पनामा केस इस वक्त चल रहा है, इसके अंदर इनके एनालिसिस जो है ना, मैंने बहुत देखे हैं, इनके एनालिसिस बहुत माशाल्लाह ना जेन्युइन होते हैं। तो मैंने से पूछना है कि आने वाले वक्त में कि ये जो भी सिलसिला चल रहा है, इसका आने वाले वक्त इसका सिनेरियो क्या है कि किस करवट ओढ़ बैठेगा, मुल्क के हालात किस तरफ? मैं बता, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके सवाल। मैं आज ही सोच रहा था, असल में नवाज शरीफ साहब के अंदर एक इस वक्त टाइम बम फिट हो चुका हो। अच्छा, अगर वो यहां से निकल जाएंगे ना तो टाइम बम डिफ्यूज हो जाएगा, लेकिन अगर वो ना निकले तो वो पूरी पार्लियामेंट को लेके उड़ेगा। अच्छा, उसकी वजह यह कि नवाज शरीफ साहब के अंदर एक खास उनके अंदर एक एबिलिटी है। एक कुछ होते हैं ना, वो आप बचपन में आप कंचे खेलते होते हो, जी कंचे में एक छोटी सी वो बनाते हैं, छोटी सी क्या कहते हैं उसको, गड़े में कंचे मारते हैं, गिद्ध बोलते हैं उसको, जो भी, हाँ हमारे खुत्ती कहते हैं पंजाबी में। वो जो उसके अंदर बाल बच्चे होते हैं, वो उसके अंदर पानी डाल देते हैं या उसके अंदर मिट्टी डाल देते हैं, इनकी आदत है। मतलब मैं आपका अभी खोसा साहब का मैं बयान पढ़, खोसा साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि 82 MPs जो है मैंने छोड़ रहे हैं मुस्लिम लीग नून। मैं जब पंजाब गवर्नमेंट ज्वाइन किया था तो इन खोसा साहब का बेटा चीफ मिनिस्टर था, उस चीफ मिनिस्टर को बाद में इन्होंने रुला दिया, दोस्त मोहम्मद खोसा को सिर्फ इसलिए रुला दिया कि कल को कभी ये ख्वाहिश न कर सके कि ये दोबारा चीफ मिनिस्टर बन सके। जी हाँ, बहुत बेचारा रोता था, जी हाँ, तभी बात नहीं सुनता था, कोई पुलिस वाला उसकी बात नहीं सुनता था, अजीब गरीब एक खातून का स्कैंडल उसके साथ लगा के इसलिए रुलाया कि किसके दिमाग में भी ये ना आ जाए कहीं। हमने तो उसको 1 महीने के लिए वजीर आला बनाया था क्योंकि शहबाज शरीफ ने इलेक्शन लड़ना था कि कल को ये सोचने लग जाए कि मैं वजीर आला रहा हूं तो मैं दोबारा भी बन सकता हूं। इस हद तक ये दूर की प्लानिंग करते हैं, ऐसे लोगों के अंदर टाइम बम फिट होता है। लेकिन उन्होंने तो कहा है कि 86 से ज्यादा जो लोग टूट सकते हैं PMLN से, ये तो कहा है 82 और उन्होंने कहा कहीं भी जा सकते हैं। राइट, कहीं भी जा सकते हैं। पॉइंट टेकन, एब्सोल्युटली राइट। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगर आप फीडबैक देना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम से जमील फारूकी और औरिया मकबूल जान को इजाजत दीजिएगा।
हैं।